Hello all, welcome to the daily answer writing initiative by IES Network. So today is day 11 and today again we are taking a portion from IR and we have taken a relationship between India and Nepal. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच की रिलेशनशिप के अंदर क्या नए एडवांसेस हुए हैं, क्या नए इश्यूज़ आए हैं, क्या नए चैलेंजेस आए हैं दोनों की रिलेशनशिप में। बिकॉज रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा पिछले 1-1.5 साल के अंदर नेपाल न्यूज़ में था विद रिस्पेक्ट टू इंडिया और क्या चेंजेस उसने किए हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्टैंड ओवर इंडिया। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे और हम उसके अंदर ट्राई करेंगे राइट करना एक आंसर को। ऑल्सो जब भी आप डिस्कस करो किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन, इंडिया रशिया, इंडिया यूएस, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, तो हमेशा इस पर्टिकुलर डिस्कशन को दो पॉइंट में आप देख सकते हो कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस हैं जहाँ पर दोनों कंट्री क्या हैं, सेम थॉट प्रोसेस रखती हैं, सेम अप्रोच रखती हैं, सेम वे से क्या है कि चीज़ों को देखती हैं। और ऐसे कौन से पॉइंट्स ऑफ कंटेंशंस हैं या पॉइंट्स ऑफ इश्यूज़ हैं जहाँ पर क्या है कि दोनों कंट्रीज़ डाइवर्ज होती हैं, दोनों कंट्रीज़ के पास के डिफरेंट ओपिनियन हैं। तो हर कंट्री का जब भी आप कंटेंट प्रिपेयर करो फॉर आईआर, ठीक है, तो आप क्या करो कि उसमें पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस देखो कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर कहाँ पर समझौते होते हैं, कहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव आउटलुक है दोनों कंट्रीज़ का, और कहाँ पे उनके क्या है कि इश्यूज़ हैं, डाइवर्जेंट ओपिनियंस है, तो उनको आप अलग से लिखो। तो यू कैन मेक अ टेबल फॉर एवरी relationship of India with other country in a way of points of convergence and points of divergences या फिर contentious issues। तो उससे आप क्या है कि अपने आंसर्स को लिखना और कंटेंट को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज वैसे ही क्या है क्वेश्चंस आएंगे हमेशा। क्वेश्चंस क्या है, या तो पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस पे आते हैं, फिर उसको क्रिटिकल एग्जामिन पूछ के क्या है कि वो पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस पूछ सकता है, या फिर पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस या चैलेंजेस के फॉर्म में आ सकते हैं और क्रिटिकल एग्जामिन करके उसको हम सेकंड पार्ट में पोस्ट पॉजिटिव्स से एंड भी कर सकते हैं। तो यही थीम होती है जब भी हम दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन को डिस्कस करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट ऑन व्हाट ऑल टॉपिक्स वी कैन टेक next and what all paper we can take after this IR completion. So let's start today's video. So today is day 11 and we have again taken a portion from IR and specifically India Nepal relations. So if you're in doubt, kindly contact me on this number, this particular address. So if you talk about, अगर हम briefly एक बैकग्राउंड देखें तो अभी रिसेंटली क्या है कि नेपाल रिसेंटली डिड व्हाट, इट रिसेंटली पब्लिश्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप। नेपाल ने अपना क्या है कि नया पॉलिटिकल मैप रिसेंटली पब्लिश किया। ठीक है, अब उस पब्लिकली पब्लिश्ड पॉलिटिकल मैप में क्या है कि इट क्लेम्ड, नेपाल ने क्या क्लेम्ड किया, नेपाल ने 3 जगहों को अपना टेरिटरी क्लेम किया। और वो 3 जगह कौन सी थी? वन इज़ लिम्पी यादूरा, एक लिम्पी यादूरा थी। दूसरा क्या है कि नेपाल ने बोला लिपू लेक भी हमारा है और काला पानी भी हमारा है। तो उस नए मैप के अंदर क्या है कि इन तीनों टेरिटरीज़ को पार्ट किसका शो किया? नेपाल का। किसने? नेपाल के नए पॉलिटिकल मैप में नेपाल ने। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इंडिया इज़ टोटली अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मूव और आइडिया ऑफ नेपाल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि दिस इज़ अ मच सेटल्ड बॉर्डर एज कम्पेयर टू अदर बॉर्डर्स ऑफ इंडिया विद चाइना एंड पाकिस्तान। तो नेपाल का जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो ज़्यादा क्या है कि सेटल्ड वे में ही इंडिया परसीव करता था आज तक। तो अब क्या है कि इसको अंदर क्या है कि जैसे ही ये नया पॉलिटिकल मैप नेपाल ने क्या है कि इंट्रोड्यूस किया, तो क्या है कि इंडिया वॉज ऑन अ चैलेंजिंग साइड। तो इंडिया ने भी क्या है कि सिंपल सा बोला कि नो, ऑल दीज पोर्शंस आर आवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, एट द सेम टाइम उन्होंने क्या है कि स्पेसिफाई किया क्या कि काला पानी जो था, काला पानी वॉज ऑलरेडी बीन सेटल्ड बाय द ट्रीटी ऑफ सगौली। जो काला पानी था वो क्या है ऑलरेडी सेटल्ड है बाय ट्रीटी ऑफ सुगौली। ठीक है, ये चीज़ क्लियर थी। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें जो ट्रीटी ऑफ सिगौली है, ये किस किस बीच में साइन हुई थी? दैट इज़ ब्रिटिश इंडिया, उस टाइम का जो ब्रिटिश इंडिया था, एंड द किंगडम ऑफ नेपाल, क्योंकि नेपाल वॉज अ किंगडम एट दैट टाइम। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी काला पानी का रीजन है, काला पानी का जो भी रीजन है, ठीक है, काला पानी रीजन विल बी डिमार्केट ऑन द बेस ऑफ काली रिवर। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ सगोली में कहा गया कि काला पानी का जो भी रीजन है दैट शुड बी डिमार्केटेड फ्रॉम द हेल्प ऑफ काली रिवर। तो काली रिवर के क्या है कि इधर वाला पार्ट किसका हो जाएगा? इंडिया का। काली रिवर के इधर वाला पार्ट किसका हो जाएगा? नेपाल का। ये चीज़ यहाँ तक ठीक थी। बट अब इसके अंदर क्या है कि पर्टिकुलर जो नया अभी पॉलिटिकल मैप निकाला है नेपाल ने, तो उसके अंदर क्या बोल रहा है नेपाल कि ये जो काला पानी के रीजन के यहाँ पे जो भी हमारे पास ट्रिब्यूटरी ज्वाइन हो रही थी, किसको? महाकाली रिवर को। जो भी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन हो रही थी महाकाली रिवर को इज़ नॉट द एक्चुअल काली रिवर। वो बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट द एक्चुअल काली रिवर। ठीक है, और वो बोल रहा है कि काली रिवर लाइज अ बिट ऑफ वेस्ट फ्रॉम दिस लिपू लेक। यहाँ पर कहीं लिपू लेक है, तो लिपू लेक के भी क्या है कि वेस्ट में पड़ता है। तो जब वेस्ट में पड़ता है तो वो क्या बोलता है कि वेस्ट का जो भी पार्ट है वो आप रख लो, बट ये जो पार्ट है काला पानी वाला दैट विल बी फॉर
नेपाल्स टेरिटरी। तो अब इसमें क्या है कि नेपाल क्लेम करता है, नेपाल क्लेम्स दैट द कालापानी इज वेस्ट इज़ द मेन काली एंड दस नेपाल हैज़ टेरिटोरियल राइट्स टू इट। ठीक है, तो वो क्या है कि जो एक दूसरी काली रिवर है उसको क्या है कि एक्चुअल जो हमारे बीच में ट्रीटी हुई थी दोनों के बीच में, उसको क्या है कि वो स्टैंड ट्रू करता है विच इज़ टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ लिपू लेक। तो उसको क्या है कि वो बोलते हैं तो अगर लेफ्ट होगा लिपू लेक के तो काला पानी इनएविटेबली किसके पोर्शन में आ जाएगा, टुवर्ड्स द पोर्शन ऑफ नेपाल। ठीक है, बट इंडिया क्या बोलता है, इंडिया होल्ड्स दैट द रिज लाइन टू काला पानी ईस्ट इज द बॉर्डर एंड दस काला पानी फॉल्स विद इन इट्स टेरिटरी। तो इंडिया क्या है कि इसको स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलर उस टाइम पे जो डील हुई थी, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो रिवर को डिलिनेट किया था डिमार्केशन के लिए, तो उसी को क्या मानता है। और काला पानी को इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, स्पेशली द पिथौरागढ़ रीजन। तो उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ रीजन है उसका पार्ट क्या है, इंडिया मानता है किसको, काला पानी को। एंड काला पानी इज नथिंग बट अ वैली, इट्स नॉट अ से रीजन, इट्स अ वैली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। तो एक तो ये एडवांसमेंट हुआ है ताकि क्या है कि दोनों के बीच में क्या है कि पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस या पॉइंट्स ऑफ इश्यूज क्रिएट हुए हैं। एट द सेम टाइम क्या है कि नेपाल ने क्या है कि 2015 में क्या है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि स्टैब्लिश किया था। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी क्या है कुछ इश्यूज़ है जो हम अभी आगे अगले पॉइंट्स में देखेंगे। बट अब लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया नेपाल रिलेशंस हैज़ बीन डिटोरिएटेड इन रीसेंट टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया नेपाल के रिलेशंस हैं वो डिटोरिएट हुए हैं, डिक्लाइन हुए हैं, एब हुए हैं इन रीसेंट टाइम्स एंड दे नीड टू बी गेट स्ट्रेंथन्ड, क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्रिटिकल एग्जामिन हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा। क्रिटिकल एग्जामिन वाले जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं ये डिफिकल्ट होते हैं, देयरफॉर दे डोंट यूजुअली कम इन 10 मार्कर, तो 15 मार्कर्स के अंदर आते हैं और 15 मार्कर्स के अंदर हमारे पास 3 पेजेस हैं। तो हमें इसको क्या कॉम्प्रिहेंसिवली डील करना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हो इंट्रोडक्शन वॉट या वाई के अंदर चूज़ करना, तो वॉट के अंदर चूज़ करना तो आप बता सकते हो कि इंडिया एंड नेपाल की क्या है कि जो रिलेशनशिप बहुत मैच्योर्ड हैं, इट इज़ सिंस प्री इंडिपेंडेंस से क्या है कि हमारे पास यहाँ पर हिस्टोरिकल कल्चरल रिलीजियस टाइज हैं। ठीक है, ऑल्सो बोथ द कंट्रीज साइंड वॉट फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी इन द ईयर 1950। ठीक है, तो दैट ऑल्सो स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, बट रिसेंटली देयर हैज़ बीन सम इशूज़ विद रिस्पेक्ट टू बोथ द रिलेशनशिप्स। ठीक है, ऐसे कर लिख सकते हैं। और अगर आपको वाई वाला लिखना है तो आप कंटेक्चुअल क्या है इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन क्या है कि जो अभी हमने देखा कि किस तरीके से क्या है कि रिसेंट कमिंग अप ऑफ नेपाल विद न्यू पॉलिटिकल मैप बाउंड्रीज एंड क्लेमिंग द territories into its own side was the contentious issue which brought the limelight again between the India and Nepal relationships। तो आप ऐसे भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो कंटेक्चुअल, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हो जो स्टैटिक वाला है शोइंग द पास्ट रिलेशंस विच इंडिया हैड विद नेपाल। तो ये हो जाएगा। अब बॉडी के अंदर हम अगेन क्रिटिकल एग्जामिन है तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट वाला दोनों वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब बॉडी की बात करें तो पार्ट 1 के अंदर क्या है कि हम हेडिंग लिख सकते हैं कि इश्यूज एंड रीसेंट डिटोरिएशन ऑफ इंडिया नेपाल टाइज। तो अब क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, रीसेंट डिटोरिएशन, तो पहले रीसेंट वाले पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, जो भी पहले रीसेंट वाले पॉइंट्स हैं जो भी न्यूज़ में रहे हैं अभी पास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर उसको लिखना है। और रीसेंट ये क्या है कि कुछ मंथ्स का भी हो सकता है, रीसेंट जो होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में मंथ्स का भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ ईयर्स ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप बड़े पिक्चर में देखो तो 5, 7, 8, 9, 10 ईयर्स भी क्या है कि रीसेंट की कैटेगरी में आ सकता है। तो रीसेंट के अंदर हम ट्राई करेंगे सबसे रीसेंट जो है उससे स्टार्ट करें और फिर जो जेनरिक इशू है बिटवीन बोथ द कंट्रीज उसको भी हम क्या कि हाईलाइट करें विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटोरिएशन ऑफ इंडिया नेपाल टाइज। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। पहला जो सबसे पॉइंट आया कि नेपाल्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आफ्टरमैथ। तो हुआ क्या कि नेपाल ने 2015 के अंदर क्या है कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि इट गेव एक्सटेंसिव पॉलिटिकल प्रिविलेजेस टू रूलिंग हिल ट्राइब्स। जो वहाँ की क्या है कि नेपाल की हिल ट्राइब्स हैं विच आर ऑन अ डोमिनेंट साइड नेपाल के अंदर, उनको क्या है कि स्पेशल पॉलिटिकल प्रिविलेजेस मिले इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। और उनको जब स्पेशल प्रिविलेजेस मिले तो ये वाला क्या था कि इट वॉज अ डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप फॉर पीपल लिविंग इन प्लेन्स। ठीक है, तो क्या है कि जो प्लेन्स के लोग थे उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप्स था। ठीक है, और प्लेन्स में कौन लोग लेते हैं वहाँ पे नेपाल के अंदर, दीज आर कॉल्ड एज मधेसीज। तो उनके लिए डिस्क्रिमिनेटेड स्टेप क्यों था, बिकॉज इट मेक इट डिफिकल्ट for these Madhesis to acquire citizenship। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर था इसने एक तो स्पेशल पॉलिटिकल प्रिविलेजेस दिए रूलिंग क्लास को जो कि हिल ट्राइब्स होती हैं वहाँ की। एट द सेम टाइम जो प्लेन एरियाज़ के अंदर रहते हैं, तराई बेल्ट के अंदर रहते हैं मधेसीज पीपल, उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था। बिकॉज अब क्या है कि जो मधेसीज हैं विच हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू नेपाल आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उनके लिए क्या है कि सिटीजनशिप लेना एक्वायर करना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था। सिमिलर सी बात है, कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच में क्या है कि अगर ऐसा कुछ इशू होगा तो फिर क्या है कि डिफिकल्ट है। अगर मान लो CAA के अंदर अगर हम अफगानिस्तान को नहीं लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने पाकिस्तान को लिया है और अफगानिस्तान को अगर नहीं लेते हम, तो अफगानिस्तान भी क्या है कि अपने लोगों के लिए क्या इंडिया से अपने रिलेशन ख़राब कर सकती थी फॉर CAA। तो वहाँ पर भी क्या है कुछ ऐसा हुआ है, तो इसलिए क्या है कि इंडिया शोड
प्रॉपर रिजर्वेशंस, इंडिया ने क्या किया, अपने कुछ रिजर्वेशंस और इश्यूज़ को हाईलाइट किया अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके चक्कर में क्या है कि इंडिया एक्चुअली वर्चुअली ब्लॉक्ड, इंडिया वर्चुअली ब्लॉक्ड, ठीक है, ऑयल सप्लाईज टू नेपाल फॉर रफली अराउंड 6 मंथ्स, ठीक है। और 6 मंथ्स के लिए क्या है कि इंडिया ने इस रिजर्वेशन को शो करते हुए क्या है कि ऑयल सप्लाईज ब्लॉक कर दी थी, किसके लिए, नेपाल के लिए। तो एक क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन है, एक क्या है इशू है, एक चैलेंज है रिसेंट टाइम्स का। सेकंड बात करें तो सेकंड है नेपाल्स ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू चाइना। अब हमें पता है कि नेपाल ने क्या है कि ऑलरेडी साइन लास्ट ईयर क्या है कि साइन कर लिया था बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, दैट इज OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। और इंडिया ने नहीं साइन किया क्योंकि इंडिया इसलिए साइन नहीं कर रहा है क्योंकि जो OBOR का एक पोर्शन है वो कहाँ से होकर गुजरता है, वो होकर गुजरता है CPEC से। और CPEC कॉरिडोर कहाँ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, दैट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये कहाँ पर है, POK में है। और चाइना, इंडिया क्या बोलता है कि POK इज़ एन इंटीग्रल एंड सोवरेन पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया ने क्या कि साइन नहीं किया OBOR, बट नेपाल ने साइन किया। तो एक ये भी क्या है कि एक तरीके से इकोनॉमिक क्लोजनेस दिखाता है किसकी, नेपाल की चाइना की तरफ। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा क्या है कि चाइना के प्लान्स हैं टू एक्सटेंड तिब्बत रेलवे टू काठमांडू। उसके प्लान है कि इन कमिंग फ्यू ईयर्स इसको क्या है कि जो तिब्बत का रेलवे स्टेशन है उसको क्या है कि काठमांडू तक उसकी रेलवे लाइन को क्या है कि स्टैब्लिश कर दें। दूसरा क्या है, कल्टीवेशन ऑफ लोकल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। लोकल इंटरेस्ट ग्रुप जो है वहाँ पर नेपाल के, उनको कल्टीवेट करना फॉर देयर ओन वॉइस, ठीक है। तो चाइना क्या है कि वहाँ पर अगर उनको कल्टीवेट करेगा, उनकी आइडियोलॉजी को क्या है कि अपनी आइडियोलॉजी समझाने की कोशिश करेगा, तो क्या है कि दैट विल बी अ थ्रेट टू इंडिया। तो ये भी क्या है कि एक डाइवर्जेंस है जिससे क्या है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में क्या है कि और ज़्यादा स्ट्रेन आ सकता है फ्यूचर में। एट द सेम टाइम अगर आप बात करो तो चाइना क्या है, चाइना इज़ हेविली इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, हेल्थ, देन इंफ्रा, इन सब में क्या है कि हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एट द सेम टाइम पीपल आर सेइंग दैट चाइना इज़ एक्चुअली गोइंग क्लोजर टू नेपाल विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज चेक बुक डिप्लोमेसी। सिंपल सी बात है, सिंपल चाइना बोल रहा है कि आपको कितने पैसे चाहिए, क्या चाहिए, आप वो सब हमसे लो और हमारी सारी फैसिलिटीज़ को लो, और हमारे जो हम काम बता रहे हैं, हम जिस तरीके से आपको एक्ट करवाना चाह रहे हैं इंडिया के थ्रू, उसको आप एक्ट करने की कोशिश करो। इसी चेकबुक डिप्लोमेसी का दूसरा नाम भी है जो चाइना ने क्या है कि श्रीलंका के साथ खेला था, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में भी क्या है कि लॉन्ग टर्म क्या है कि यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट के लोन्स देते हो आप दूसरी कंट्रीज़ को। तो श्रीलंका ने क्या है कि लोन्स लिए चाइना से बहुत भर भर के लो इंटरेस्ट रेट्स पे, और वो लोन क्या है कि इतने हैवी पड़े बाद में किसको, श्रीलंका को, कि इसको क्या है कि अपने कुछ पोर्ट्स, कुछ पर्टिकुलर टेरिटरीज़ को क्या है कि लीज पे देना पड़ा, किसको, चाइना को। तो उसको क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। और चेकबुक डिप्लोमेसी क्या है कि डिप्लोमेसी फॉर अट्रैक्टिंग द अदर पार्टी फॉर डूइंग योर स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क्स। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे रिसेंट ये दो इशूज़ हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ बॉर्डर इशूज़ की बात करें तो बॉर्डर इशूज़ मेनली दो जगह पे हैं। वन क्या है कि सुस्ता रीजन पे है और दूसरा काला पानी पे है। एंड काला पानी इज़ ऑल्सो इन द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड नेपाल। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको मार्क्स एक्स्ट्रा फेच करने तो इस पॉइंट के अंदर यहाँ पर आप बॉक्स बना के जो फर्स्ट डायग्राम था अपना उसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, उसमें शो कर सकते हो काला पानी वाला रीजन, ठीक है, विच इंडिया क्लेम्स थ्रू इट्स ओन टेरिटरी इन द पिथौरागढ़ रीजन ऑफ उत्तराखंड। बट यहाँ क्या बोलता है कि काला पानी इज़ अ पार्ट ऑफ जो न्यू पॉलिटिकल मैप है उसमें नेपाल का पार्ट शो करता है वो। दूसरा क्या है कि सुस्ता रीजन है। अब सुस्ता रीजन भी क्या है कि क्यों हमारे पास बॉर्डर इशू के अंदर आता है, बिकॉज क्या है कि सुस्ता रीजन का जो डिमार्केशन है उसको डिमार्केशन किया गया था गंडक रिवर के थ्रू। तो गंडक रिवर के थ्रू किया गया था। गंडक रिवर क्या है कि हाईली शिफ्टिंग इट्स कोर्स, बहुत ही वायलेंट और टर्बुलेंट रिवर है। तो इसका ये रेगुलरली क्या हर साल मानसून के टाइम पे क्या है कि इट्स यूजुअली शिफ्ट इट्स रिवर कोर्स, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो चंपारण रीजन है जहाँ पर ये सारा डिस्प्यूट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि बाउंड्रीज चेंज हो जाती हैं एंड बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू कंट्रीज़ की ये पर्टिकुलर रीजन किसका है और किसका नहीं है। क्योंकि गंडक रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट है और बहुत ज़्यादा फ्लडिंग रिवर है, तो अपने रिवर कोर्सेज को क्या है वो रेगुलर शिफ्ट करते रहती है इन द एवरी मानसून रेनफॉल। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटीज़ के इशूज़। तो हमें पता है कि जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर्स हैं वो कैसे हैं, ओपन हैं, वो कैसे हैं, पोरस हैं। आप खुद भी जाओगे अगर बिहार या फिर यूपी के अंदर अपर साइड्स के अंदर जाओगे, तराई बेल्ट के अंदर जाओगे, तो यू कैन ईजिली एंटर इनटू नेपाल एंड नेपालीज पीपल आर ऑल्सो कमिंग टू पर्टिकुलर इंडियन टेरिटरी। बिकॉज इसके रीजंस बहुत हैं। एक तो ओपन और पोरस बॉर्डर इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर क्या है फॉरेस्टेड रीजन आ जाता है, तराई बेल्ट आ जाती है। एट द सेम टाइम कल्चरल क्या है, कल्चरल सेमनेस है। तो कल्चरल सेमनेस के कारण क्या है कि पीपल इट इज़ डिफिकल्ट और पीपल कैन नॉट एबल टू डिफरेंशिएट हु इज़ कमिंग फ्रॉम विच कंट्री। तो ये इश्यू हो गया। तो इसके चक्कर में क्या क्या हो रहा है, वी हैव इलीगल माइग्रेशन, वी हैव ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। एंड ऑल्सो नेपाल इज़ नाउ बिकमिंग अ लॉन्च पैड फॉर माओइस्ट, टेररिस्ट एंड ड्रग ट्रैफिकर्स,
ठीक है, इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ लॉन्च पैड फॉर अदर नॉन स्टेट एक्टर्स, एक चीज़ ये हो गई है। एट द सेम टाइम अगर हम इसके अंदर और बात करें तो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ साथ क्या है कि जो इंपॉर्टेंट हमारा हवाला ट्रेड चलता है, हवाला ट्रेड जो होता है, जो कि इलीगल क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह पे टू फाइनेंस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड ऑल्स, हैव ऑल्सो बिकम टू बी सीन इन दीज एरियाज इन द रिसेंट टाइम्स। तो नेपाल क्या एक इंपॉर्टेंट हवाला रूट है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है जो 1950 के अंदर क्या है कि दोनों के बीच में क्या एक साइन हुई थी, तो उसको क्या कि रिसेंटली एक पर्टिकुलर सेक्शन है नेपालीज गवर्नमेंट के अंदर, वो उसको क्या बताता है, अनईक्वल बताता है। क्यों अनईक्वल बताता है? बिकॉज उसके अंदर एक पर्टिकुलर मैंशनिंग हो रखी है कि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, ठीक है, इट ऑब्लाइज नेपाल टू इन्फॉर्म इंडिया एंड सीक इट्स कंटेंट। आपको क्या है कि इन्फॉर्म करना है इंडिया को, इंडिया का कंसेंट भी लेना है अगर आप क्या है कि परचेज करते हो मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या हो गया जो अपन ने कल काटसा पढ़ा था, ठीक है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ठीक है, तो उसमें अगर आप क्या है कि अमेरिका वो सैंक्शन किस किस कंट्री पर लगा सकती है, अगर कोई भी थर्ड कंट्री रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया से अगर मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदती है तो वहाँ पर क्या है कि उन कंट्रीज़ पे काटसा लग जाएगा। ठीक है, पर उसके बावजूद भी उसके अगेंस्ट भी जाके क्या है कि इंडिया ने रशिया के साथ फ्रेंडशिप दिखाते हुए S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल खरीदा था। सिमिलरली क्या है कि यहाँ पर भी क्या है कि हम उसको इग्नोर करें तो ये भी हमारे को इग्नोर कर सकते हैं कि हम आपसे क्यों इन्फॉर्म करें, क्यों कंसेंट लें। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। तो इसके अंदर भी क्या है कुछ लोग इसको अनइक्वल बता रहे हैं। अब बात करते हैं बिग ब्रदर सिंड्रोम की। ये हमने क्या है कि नेबरहुड रिलेशन जो फर्स्ट टॉपिक लिया था इसके अंदर IR के अंदर, उसके अंदर डिस्कस किया था कि जो भी क्या है कि एक बिग ब्रदर होता है, एक बड़ी कंट्री होती है, उसके आसपास क्या है कि सराउंडेड बाय स्मॉलर कंट्रीज होती है। स्मॉलर कंट्रीज़ के अंदर क्या है कि एक डर होता है कि जो बड़ा आदमी है, जो बड़ा कंट्री है, वो उनके एक सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को क्या है कि फ्यूचर में डिफीट कर सकता है। तो यही क्या है कि बिग ब्रदर सिंड्रोम क्या है कि नेपाल भी सफ़र करता है। और नेपाल के अंदर परसेप्शन क्या है कि इंडिया डज नॉट रिस्पेक्ट इट्स नेशनल सोवरेनिटी या फिर नेपाल सोवरेनिटी, और क्या है कि वो नेपाल के डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर क्या है कि बीच में टांग अड़ाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब जो लास्ट है, जो रीसेंट है, एक और जो है डिमोनेटाइजेशन। अब हमें पता है कि जो इंडिया की जो करेंसी है, इट ऑल्सो कंसिडर एज अ लीगल टेंडर, इज ऑल्सो कंसिडर एज अ लीगल टेंडर इन मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल, स्पेशली इन द बॉर्डर एरियाज। ठीक है, तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 के अंदर, तो उसके बाद क्या है कि नेपालीज ऑफिशियल्स क्या है कि रेगुलरली क्या बोल रहे हैं, इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली एक्सचेंज आवर करेंसी ऑल्सो, काइंडली एक्सचेंज आवर, ठीक है, एक्सचेंज आवर करेंसी ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या उन लोगों के पास भी क्या पुराने 500,000 के नोट्स हैं। ठीक है, बट क्या है कि नो स्टेप हैज़ बीन टेकन ऑन दिस फ्रंट, कोई भी स्टेप नहीं लिया गया इंडियन ऑफिशियल्स के थ्रू यहाँ पे। तो ये भी क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनता है। ठीक है, बट हम क्या लिख सकते हैं कि हाउ एवर स्टिल, सेकेंड पार्ट में हम बता सकते हैं हाउ स्टिल द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया इज एन एज ओल्ड रिलेशनशिप विच इज मेच्योर्ड। ठीक है, एंड इट शेयर्स मोर हिस्टोरिकल कल्चरल एंड आस्पेक्ट्स, ये हम सिंपल सी बात कर सकते हैं। एंड एयरफोर इंडिया हैज़ शोन व्हाट पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस, या इंडिया हैज़ वेरियस एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस इफ़ इट कम्स टू इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। और फिर वो एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस आप शो कर सकते हो कि इंडिया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर शो कर सकते हो ट्रेड और इकोनॉमिक, तो उसमें बता सकते हो कि इंडिया इज स्टिल द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ नेपाल। ठीक है, इंडिया इज़ ऑल्सो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू नेपाल। ठीक है, तो हम सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर भी हैं नेपाल के, सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नेपाल के अंदर इंडिया का होता है। जो भी ऑलमोस्ट ऑल जो ट्रांजिट मोड्स हैं फॉर सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, ऑयल, फ्यूल, एनर्जी एक्सेट्रा, सब ट्रांजिट मोड क्या है कि इंडिया प्रोवाइड करता है किसको, नेपाल को। तो नेपाल इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, बीइंग अ लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो वाटर रिसोर्सेज एनर्जी कॉर्पोरेशन पे क्या है कि देयर आर सेवरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स ऑलरेडी बीन साइंड। और जो लेटेस्ट है इसके अंदर क्या है कि 900 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज अरुण 3 हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली बाय इंडिया। ठीक है, बिकॉज क्या है कि जो नेपाल है इट इज़ ऑन द अपर राइपेरियन स्टेट, तो वहाँ पर क्या है कि जो रिवर्स हैं दे हैव द हाई पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो वहाँ पर क्या है कि एनर्जी को प्रमोट करना, एनर्जी वाले एरिया के अंदर कॉपरेशन करना इज़ मोर फिजिबल फॉर बोथ द कंट्रीज़। ये चीज़ हो गई है। अब डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो जो एक गोरखा रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट होता है, उसके अंदर लोग आते हैं, उसको क्या है कि उसमें से कुछ पोर्शन दोज आर पार्टली रेज्ड बाय रिक्रूटमेंट फ्रॉम हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नेपाल। तो क्या है कि कुछ उसमें क्या है कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन किसकी होती है, हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नेपाल है, नेपालीज पॉपुलेशन भी होती है गोरखा रेजिमेंट में। एट द सेम टाइम अगर आप बात करो तो दोनों कंट्री के जो आर्मी चीफ्स हैं, जो कि क्या है कि उस लोकेट एरिया में क्या है कि ऑपरेट करते हैं, तो उनको क्या है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं, नेपाल हो गया और इंडिया हो गया, दोज बोथ व्हाट दे प्रोवाइड देम ऑनररी अवार्ड्स। ठीक है, उनको ऑनररी अवार्ड्स देते हैं
ठीक है, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन सर्टेन स्पेशल ओकेजन्स। तो क्या ये आर्मी चीफ बोथ द कंट्रीज आर गिवन ऑनरी अवार्ड्स बाई ईच कंट्री, ये चीज़ हो गया। दैन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी पे, ठीक है, हमको पता ही है कि बहुत सारे ट्रांजिट रूट्स क्या है कि इंडिया नेपाल को प्रोवाइड करता है, तो नेपाल डिपेंडेंट एंड नेपाल इज ग्रेटफुल फॉर दैट। एट द सेम टाइम अब रिसेंटली क्या है कि रक्सौल काठमांडू रेलवे लाइन क्या है कि उसका भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है रिसेंटली में। तो दीज आर ऑल द एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस। बट हम क्या है कि शो करेंगे ज़्यादा नेगेटिव किसको, एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस को, कंटेंशियस इशू को, चैलेंजेस को, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना। तो हमने बताया हाँ देर इज़ अ डिटोरिएशन एंड डिक्लाइन इन द प्रेजेंट टाइम्स, बट एट द सेम टाइम ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल ही क्या है चीज़ें रिलेशनशिप क्या जीरो पे आ गई हैं, बिकॉज वंस द रिलेशनशिप गेट मैच्योर्ड इट टेक्स टाइम टू डिक्लाइन। फिर कंक्लूजन में सिंपल सा लिख सकते हैं कि इंडिया, व्हाट इंडिया कैन डू इज़, जो मेन थ्रेट है नेपाल से इंडिया को, कि वो है कि नेपाल चाइना के क्लोज ना चले जाए, ठीक है। तो व्हाट इंडिया कैन डू इज़ इंडिया कैन काउंटर चाइनीज़ हार्ड पावर, ठीक है, बाय यूजिंग खुद की सॉफ्ट पावर। एक तो ये चीज़ हो सकती है। अब सॉफ्ट पावर के अंदर क्या है कि हमें क्या है कि फोकस करना चाहिए जो हमारे हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, रिलीजियस लिंकेजेस हैं, कल्चरल लिंकेजेस हैं। देन हमको पर्सन टू पर्सन डिप्लोमेसी, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी बोलते हैं हम, उसको क्या है कि फोकस करना चाहिए। एक चीज़ ये हो गई है। एट द सेम टाइम इंडिया शुड इन्वेस्ट हैविली इन द सेक्टर्स ऑफ एनर्जी, डिफेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन विद रिस्पेक्ट टू नेपाल, so as to deepen the relations and not allow Nepal to tilt towards Chinese ideology or Chinese side। तो सिंपल सा हम इस तरीके से एंड कर सकते हैं। सो दिस वॉज हाउ वी कैन राइट एन आंसर रिलेटेड टू इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। जो भी रिसेंट इसमें चैलेंजेस थे, ओपन एंड्स थे, उसको हमने पहले डिस्कस किया। उसके बाद क्या है कि जो भी कंटेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडिया नेपाल, दिस इज़ इनफ, ठीक है। तो आपका इंडिया नेपाल कंप्लीट हो चुका है। और भी जो एडवांसमेंट्स होंगे या जो भी रिसेंट अपडेट्स होंगे इसके अंदर वी कैन ऐड ऑन फर्दर बेसिस। सो दिस हाउ वी कैन ट्रीट द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, दैट इज पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस, पॉजिटिव आउटलुक, सेम अप्रोच, सेम मेथोलॉजी, एज वेल एज पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस जहाँ पर क्या है कि वो दोनों अपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे के। उन्हीं हेडलाइंस के अंदर, हेडिंग्स के अंदर क्या है कि हम किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और IR के आंसर्स लिख सकते हैं। सो आई होप इट वॉज यूजफुल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।